हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपकी डिमांड पर कि सर हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही है, तो हमारे चैनल ने आपके लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 5 वीडियो बन चुके हैं। आज ये अगला वीडियो है। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सारी वीडियो देख लें। सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझाई गई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से भी आप अपने मैप करते जाइए, आप देखेंगे कि सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अगर उस चैप्टर्स में, उस टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को प्रॉपरली देखिए, पॉज करके देखिए। कोई भी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करना मत भूलिएगा। आज स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज विद द वर्ड स्प्रिंग फोर्स। जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ काफी लोगों को स्प्रिंग बल में, स्प्रिंग के अंदर समस्याएं आती है कि सर ये स्प्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाते हो, ये क्या लगता है, कैसे होता है। देखो, आज के बाद मैं कहता हूँ तुम स्प्रिंग फोर्स से डरना भूल जाओगे। तुम्हें स्प्रिंग इतना आसान लगेगा, तुम बोले क्या सर है, ये तो हलवा चीज है, एकदम एकदम हलवा चीज है, कुछ नहीं है स्प्रिंग के अंदर। अगर आप मेरी कही हुई बातें को, मेरे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे, आई कैन एश्योर यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप स्प्रिंग से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर पाएंगे। इसके अंदर टॉपिक के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा किस तरीके से स्प्रिंग बल लगाना है। जहां जहां स्प्रिंग आएंगे आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाओगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम आपके साथ है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्प्रिंग बल के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्प्रिंग सबने देखी है। स्प्रिंग आप सबने देखी है कि कैसी होती है। स्प्रिंग कुछ इस तरह की होती है। स्प्रिंग कुछ इस तरीके की होती है। स्प्रिंग की शेप कुछ इस तरह की होती है। स्प्रिंग पतली भी होती है, स्प्रिंग मोटी भी होती है, स्प्रिंग छोटी भी होती है, स्प्रिंग बड़ी भी होती है। अब आपने पेन के अंदर भी स्प्रिंग देखी होगी, मोटरसाइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग देखी होगी, सॉकर के अंदर भी स्प्रिंग देखी होगी। लेकिन हर जगह स्प्रिंग की शेप, स्प्रिंग का जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है। वो जरूरत के हिसाब से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग होता है। यहां पर जब हम स्प्रिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग को द्रव्यमान रहित मानेंगे। स्प्रिंग को क्या मानेंगे हम लोग? द्रव्यमान रहित मानेंगे। द्रव्यमान रहित मानेंगे। ऐसा मानते हैं कि ये एक मासलेस स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है? मासलेस स्प्रिंग है सर। ये चीज हमेशा इस चैप्टर में मान के चलेंगे। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग को मासलेस मान के चले। क्या मान के चलना है? स्प्रिंग को मासलेस मान के चलना है। अब देखिए, होता क्या है स्प्रिंग के अंदर। देखो, स्प्रिंग के अंदर सबसे पहले जब स्प्रिंग नॉर्मल आती है बाजार में तो कुछ इस तरीके से आती है। और इस टाइम में जो स्प्रिंग की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक लंबाई, या इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक लंबाई बोलते हैं या नेचुरल लेंथ बोलते हैं। इस समय स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होता है, कोई भी खिंचाव नहीं होता है। नेचुरल लेंथ रहती है इसके अंदर। नेचुरल क्या होती है? लेंथ होती है। इसका मतलब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी प्राकृतिक लंबाई है। इसमें कोई भी तरह का खिंचाव नहीं है, कोई भी तरह का खिंचाव नहीं है। ठीक है, कोई भी तरह का खिंचाव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्प्रिंग के बारे में धीरे धीरे सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। देखो क्या होता है, आगे चलेंगे, समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर मैंने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया F। जैसे ही मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, इसकी प्राकृतिक लंबाई L थी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैं स्प्रिंग पर F फोर्स लगाऊंगा, F बल लगाऊंगा, तो स्प्रिंग की लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। स्प्रिंग की लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा और स्प्रिंग में कुछ खिंचाव आएगा। मान लो कुछ खिंचाव आया इस बल के कारण, तो ये देखो कितना खिंचाव आया, ध्यान से देखो तो। ये जो खिंचाव आया इसको बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन।
ये स्प्रिंग के अंदर इसकी लंबाई में परिवर्तन आया, या इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव आया, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो इलोंगेशन आया ये किसके कारण आया, बल लगाने के कारण आया। ये बल हमने लगाया है, तो स्प्रिंग बल हमेशा विपरीत दिशा में लगाएगी। स्प्रिंग बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगाएगी या खिंचाव के विपरीत दिशा में लगाएगी। बल कहां लगाया, ये बल हमने लगाया, उसके कारण खिंचाव किधर हुआ, इधर हुआ। तो स्प्रिंग के अंदर जो बल आएगा, स्प्रिंग के अंदर जो बल आएगा, स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव होगा, वो जो बल होगा वो खिंचाव के क्या होगा, विपरीत होगा। खिंचाव के क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि जो स्प्रिंग बल होता है वो विस्थापन के या खिंचाव के कैसा होता है, विपरीत होता है। यानी कि स्प्रिंग बल खिंचाव के समानुपाती, लेकिन माइनस क्या है, विपरीत दिशा में। क्या है, विपरीत दिशा में। मतलब मान लो आपने इधर बल लगाया, स्प्रिंग को इधर खींचा, स्प्रिंग को इधर करते, स्प्रिंग बल कहां लगेगा, खिंचाव के विपरीत। खिंचाव के विपरीत कितना है, एफ स्प्रिंग इक्वल टू समानुपाती माइनस का एक्स। एक्स क्या है, इसका इलोंगेशन है, या आप कह सकते हो खिंचाव है। प्रपोस्टल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्प्रिंग बल का मान खिंचाव पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्राकृतिक लंबाई पर। जितना ज्यादा खिंचाव होगा स्प्रिंग बल उतना ज्यादा होगा। के क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। स्प्रिंग नियतांक अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक का मान अलग अलग होता है। अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई स्प्रिंग मोटी होती है, कोई स्प्रिंग पतली होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक का मान अलग अलग होगा। इस बात को दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। ये स्प्रिंग किस पदार्थ से बनी है उस पर निर्भर करता है। स्प्रिंग किस पदार्थ से मिलकर बनी है उस पर निर्भर करता है, और स्प्रिंग मोटी है पतली है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। अगर मैं स्प्रिंग के लिए अगर मैं स्प्रिंग के लिए, सुनना मेरी बात, अगर मैं स्प्रिंग के लिए बल और एक्स, बल और विस्थापन के बीच ग्राफ बनाऊं, बल और विस्थापन के बीच ग्राफ बनाऊं, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। बल और विस्थापन के बीच ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, अगर f क्या है, y दिशा में है, y दिशा में, ठीक है। x कौन दिशा में है, कौन सी दिशा में है, x कौन सी दिशा में है, x दिशा में। तो y इक्वल टू माइनस का mx प्लस c का मान यहाँ पे कितना है, 0 है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि इस समीकरण की जो तुलना अगर मैं इससे करूं तो ये एक सरल रेखा की समीकरण बन रही है, एक सरल रेखा की समीकरण बन रही है। और जिसकी जो स्लोप है ये क्या होती है, ये क्या होती है, स्लोप, जिसको बोलते हैं ढाल। ढाल कैसी है, नेगेटिव है। ढाल कैसी है, नेगेटिव है। इसको अपन क्या बोलते हैं, याद करो, टेन थीटा भी बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं, dy बटा dx भी बोलते हैं, है ना। स्लोप कैसी है, ऋणात्मक है। स्लोप ऋणात्मक का मतलब टेन थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखा के समीकरण और c 0 है। जब भी c 0 होता है तो ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अगर आप ध्यान से देखो तो f जब धनात्मक होगा तो x कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। तो देखो f धनात्मक है, x ऋणात्मक। और जब f ऋणात्मक होगा तो x कैसा होना चाहिए, धनात्मक, क्योंकि f इक्वल टू माइनस का kx। f x के समानुपाती तो है लेकिन माइनस के। अगर f धनात्मक होगा तो x का क्या होगा, ऋणात्मक। अगर h धनात्मक होगा तो f कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंग के लिए बल व विस्थापन के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बल व विस्थापन के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, के मध्य ग्राफ, विस्थापन कह दो, चाहे इसको खिंचाव कह दो, या इंग्लिश में अपन इसको इलोंगेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलोंगेशन बोल देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सर, हमें आपकी बात
समझ में आ रही है? देखो, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव भी हो सकता है, स्प्रिंग के अंदर संपीड़न भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति में F समानुपाती होता है माइनस के x के। स्प्रिंग के अंदर दो चीजें हो सकती है, खिंचाव भी हो सकता है, खींच भी सकते हो और उसको दबा भी सकते हो। दोनों स्थिति में जो स्प्रिंग बल होता है वो विस्थापन के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। क्लियर है मेरी बात? विस्थापन के क्या होता है, विपरीत होता है। देखो कैसे, मान लो आपने बोला कि सर ये स्प्रिंग है और मैंने इसको खींचा, तो आपने जब इसको खींचा तो स्प्रिंग यहां से बढ़ के कहां चली गई, यहां से बढ़ के मान लो स्प्रिंग यहां चली गई। तो स्प्रिंग के अंदर लंबाई में खिंचाव कितना आया, देखो तो x आया। दूसरी स्थिति देखना क्या होगा। दूसरी स्थिति के अंदर मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्थिति में आपने स्प्रिंग पर लगाया बल अंदर की तरफ। जब स्प्रिंग पर अंदर की तरफ बल लगाया तो स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, संपीड़न होगा या नहीं होगा, बताओ, संपीड़न होगा या नहीं होगा। मान लो स्प्रिंग x दूरी तक अंदर की ओर संपीड़ित हो गई, स्प्रिंग x दूरी तक अंदर की ओर संपीड़ित हो गई। अब देखो, जब आपने बल इधर लगाया तो स्प्रिंग किधर खींचेगा वस्तु को, स्प्रिंग किधर खींचेगा, इधर की तरफ। तो मैंने क्या बोला, F समानुपाती माइनस का x। अब इस स्थिति में अगर मान लो आपने बल अंदर की तरफ लगाया तो जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग कहां जाएगी, जैसे ही आप हाथ हटाओगे स्प्रिंग कहां जाएगी, आपने बोला सर स्प्रिंग बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। विस्थापन कहां हो रहा है, अंदर की तरफ। वापस ध्यान देना, अभी मैंने क्या किया, स्प्रिंग को इधर खींचा तो स्प्रिंग का जो विस्थापन किधर हुआ, इधर हुआ, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा कहां जाएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग ने फोर्स कहां लगाया, अंदर की तरफ। अब फोर्स अंदर की तरफ लगा, विस्थापन कहां हुआ, बाहर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स और विस्थापन एक दूसरे के समानुपाती तो है, लेकिन दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। यहां पे देखो, आपने स्प्रिंग को संपीड़ित किया, बाहर से बल लगा के इसको संपीड़ित किया। जैसे ही छोड़ोगे ये कहां जाना चाहेगा, बाहर की तरफ, यानी कि स्प्रिंग बल लगा रहा है बाहर की तरफ, विस्थापन कहां हो रहा है, अंदर की तरफ। तो फिर से यहां से अगर मैं पूछूं स्प्रिंग बल क्या है, x के समानुपाती है या नहीं है, लेकिन क्या स्प्रिंग बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है? हाँ सर, बिल्कुल विपरीत है। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक स्प्रिंग नियतांक आता है माइनस का kx, यहां पर भी क्या आएगा, F स्प्रिंग इक्वल टू माइनस का kx। यहां पर क्या होगा, यहां प्रसार हो रहा है या खिंचाव हो रहा है, एक ही बात है। और यहां पर क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो स्प्रिंग बल सदैव विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए यहाँ पे साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है। कैसा आता है, नेगेटिव का आता है। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बात क्लियर हो रही होगी। चलो एक आगे चलता हूँ, कुछ और बातें करता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मान लो एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के दोनों तरफ बल लगाया आपने, ठीक है। दोनों तरफ बल लगाने से क्या हुआ, स्प्रिंग इधर मान लो x1 की खिंच गई और इधर स्प्रिंग खिंच गई। मान लो स्प्रिंग इधर x1 खिंच गई और इधर स्प्रिंग कितनी खिंच गई, x2 खिंच गई। तो यहाँ पे मान लो स्प्रिंग खिंच गई x2 और इधर खिंच गई स्प्रिंग x1। कितनी खिंच गई, x1। मैंने बोला स्प्रिंग बल का मान निकालो। तो आपको क्या लिखना है, स्प्रिंग बल F इक्वल टू kx। नहीं लिखना, गलत है। क्यों? क्योंकि x का मतलब यहां पर खिंचाव से, कितना खिंचाव हुआ, मैं पहले बता के आया हूं, कितना खिंचाव हुआ। क्या कितना खिंचाव, अगर ध्यान से देखो तो x1 का खिंचाव इधर हुआ और x2 का खिंचाव इधर हुआ। तो कुल खिंचाव कितना हुआ, x1 प्लस x2 हुआ या नहीं हुआ, x1 प्लस x2 हुआ या नहीं हुआ, x1 प्लस x2 हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर आप लिखोगे x1 प्लस x2 लिखोगे। क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग में खिंचाव कितना हुआ वो लिखना है। स्प्रिंग में खिंचाव कितना हुआ, कुल खिंचाव कितना हुआ, x2 इधर हुआ, x1 हुआ। माइनस चिन्ह तो ये दिखाता है कि स्प्रिंग बल और खिंचाव एक दूसरे के विपरीत है। स्प्रिंग बल और खिंचाव एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस लिखो चाहे नहीं लिखो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस तो केवल ये दिखाएगा कि स्प्रिंग बल और खिंचाव एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। लेकिन अगर आपको स्प्रिंग बल का मान निकालना है तो वो होगा k x1 प्लस x2। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो मैं क्वेश्चन एक और देता हूं, मान लेता हूं कि एक मान लो ब्लॉक है M1 और दूसरा ब्लॉक है मेरे पास, दूसरा ब्लॉक है मान लेता हूं M2। सुनना मेरी बात, M2। अगर मैं ये कह दूं कि इस पर हमने बल लगाया, मान लो इस पे हमने बल लगाया, ठीक है, इस पे बल लगाया, और मैं कहता हूं कि अगर 2 सेकेंड बाद में देखता हूं कि अगर ये ब्लॉक 2 मीटर आगे चलता है, ये ब्लॉक 2 मीटर आगे चलता है, और तो M2 भी मान लो 2 मीटर आगे चलता है। अगर ये भी 2 मीटर आगे चल रहा है और M2 भी 2 मीटर आगे चल रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या स्प्रिंग में कोई खिंचाव बल दिखाई देगा क्या? अगर ये बल, ये इसके कारण ये 2 मीटर आगे चला तो ये भी 2 मीटर आगे चला। अगर ये 2 मीटर आगे चला और ये भी अगर 2 मीटर आगे चला, तो क्या स्प्रिंग में कोई खिंचाव दिखाई देगा क्या? कोई खिंचाव दिखाई देगा क्या? सर नहीं देगा। भाई समझो, आपने स्प्रिंग को 2 मीटर आगे दबाया इधर की तरफ, स्प्रिंग 2 मीटर आगे इधर बढ़ गई, तो स्प्रिंग की लंबाई में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं ना। मान लो स्प्रिंग 5 मीटर लंबी थी, आपने इधर से 2 मीटर दबाया, आप सोचे स्प्रिंग 3 होगी, लेकिन इधर से मान लो स्प्रिंग 2 मीटर आगे बढ़ गई, तो कुल मिला के क्या स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ? क्या स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ? स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोचना वापस एक बार से, जैसे 5 मीटर लंबी स्प्रिंग है, आपने 2 मीटर आगे खींचा और 2 मीटर पीछे से दबा दिया, तो 2 मीटर आगे तो बढ़ा लेकिन 2 मीटर पीछे और बढ़ गया, तो क्या स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन आया क्या? कोई लंबाई में परिवर्तन आया? जितना खिंचाव हुआ उतना ही उसका क्या हो गया, संपीड़न हो गया। जितना खिंचाव हुआ उतना ही क्या हो गया, संपीड़न हो गया। तो इसका मतलब इस स्थिति में स्प्रिंग पर आपको कोई बल लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में स्प्रिंग पर कोई बल लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस स्थिति में देखो, इधर x1 विस्थापित हुआ, इधर x2 विस्थापित हुआ, तो कुल खिंचाव कितना हुआ, x2 इधर हुआ, x1 इधर हुआ। क्या स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हुआ? हाँ सर, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हो गया। और स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन हो गया तो हमें यहाँ पर खिंचाव को लिखना है, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ उसी को लिखना है। इसीलिए यहां लिखा x1 प्लस x2। लेकिन यहां पर x1 प्लस x2 नहीं होगा, क्योंकि जितना आपने दबाया उतना ही उसके अंदर क्या हो गया, प्रसार हो गया, उतना ही उसके अंदर खिंचाव आ गया, तो उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए यहां पर आपको स्प्रिंग बल लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? मान लेते हूं, अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन, मान लो ये M1 था, ठीक है, और यहां पे मान लो M2 था, ठीक है। आपने इसको इधर से दबाया और आपने इधर को इधर से दबाया। दबाने से मान लो कि अंदर की तरफ, ये मान लो ये अंदर की तरफ ये ब्लॉक इधर आ गए, ये ब्लॉक इधर आ गए, इधर आ गए, और यहां से अगर ध्यान दूं तो ये अंदर 2 मीटर चला गया और यहां पे ध्यान दूं अंदर 2 मीटर चला गया। तो अब मैं पूछूं क्या स्प्रिंग में बल लगा है? बिल्कुल लगा है सर। क्यों? क्योंकि पहले ये मान लो कोई भी इसकी लंबाई थी, क्या इसके लंबाई में परिवर्तन हुआ? पर इस बार संपीड़न हुआ। कितना हुआ? 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। k इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, 4 है। k इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, 4 है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, स्प्रिंग बल लगता हुआ नजर आएगा। पर उस स्थिति में स्प्रिंग बल लगता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, यहां स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में था, आपने इसको दबाया, इधर से भी दबाया, दोनों स्थिति में दबाया। इधर दबाने से 2 मीटर अंदर गया, इधर से दबाने पे भी कितना गया, 2 मीटर अंदर गया। तो 2 मीटर और 2 मीटर कितना का संपीड़न हुआ, 4 मीटर का। तो F इक्वल टू क्या लिखना है, KX। X क्या होता है, संपीड़न या प्रसार। तो संपीड़न कितना हुआ, 4 का, तो यहां 4 लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, आपको धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती है। मान लीजिए क्वेश्चन यूं आता है मेरे पास, क्वेश्चन यूं आता है, मान लो ये स्प्रिंग थी और ये अपनी प्राकृतिक लंबाई में थी। जैसे ही मैं इस स्प्रिंग से एक भार को लगाऊंगा और मैं इसको धीरे धीरे छोड़ता हूं, जब मैं इसको भार लटकाऊंगा तो mg के कारण ये कहां आएगा,
mg के कारण कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो क्या इसकी एक स्थिति बनेगी कुछ ऐसी, क्या इसकी कुछ स्थिति ऐसी बनेगी, देखना ये मान लो यहां आके रुक गया। अब मैं कहता हूं ये साम्यावस्था की स्थिति में, क्या है, साम्यावस्था की स्थिति में, यानी कि कौन सी स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति का मतलब क्या समझते हो, साम्यावस्था की स्थिति का मतलब क्या समझते हो, इक्विलिब्रियम में। कैसी है, इक्विलिब्रियम में। ये कैसी है, इक्विलिब्रियम में। अब आप जरा सोचना कि इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, क्या लगेगा, mg, और ऊपर का बल क्या करेगा, इसको संतुलित करेगा। ऊपर का बल क्या करेगा, संतुलित कराएगा। ऊपर कौन बल लग रहा है, कौन सा बल लगेगा, जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या लगा रही है, इस पर एक बल लगा रही है, यानी कि जो स्प्रिंग बल है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना, स्प्रिंग बल है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर हो रहा होगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस कितना चला है, कितना इसमें प्रसार हुआ है, x हुआ है, तो स्प्रिंग बल कितना लगेगा, k इंटू एक्स बराबर क्या लगेगा, mg लगेगा या नहीं लगेगा, k इंटू एक्स बराबर क्या लगेगा, mg लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने पूछा कितना प्रसार हुआ, मैंने पूछा प्रसार कितना हुआ स्प्रिंग के अंदर, तो x इक्वल टू क्या लिखना है, mg अपॉन k। x इक्वल टू क्या लिखना है, mg अपॉन k। समझ में आई या नहीं आई बात। देखो ये द्रव्यमान था, इस द्रव्यमान को धीरे धीरे आपने छोड़ा तो देखा इस भार के कारण ये द्रव्यमान थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। इससे स्प्रिंग के अंदर प्रसार कितना हुआ, x हुआ। कितना प्रसार हुआ, x हुआ। साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा, नीचे क्या लग रहा है, mg। जैसे ही मान लो ऊपर तक की तरफ क्या लगेगा, मैंने क्या बोला, स्प्रिंग बल सदैव विस्थापन के विपरीत लगता है। विस्थापन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो स्प्रिंग बल है ये क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा या नहीं करेगा, करेगा। और स्प्रिंग बल कितना होता है, kx होता है, तो kx इक्वल टू mg, kx इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू क्या होगा, mg अपॉन k निकाला जा सकता है। अगर आपको स्प्रिंग बल लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको तनाव से भी समझ सकते हैं, आप इसको तनाव से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, तनाव और स्प्रिंग बल में ज्यादा फर्क नहीं है, तनाव व स्प्रिंग बल में ज्यादा फर्क नहीं है। सर कैसे, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं मान लूं, अगर तुम्हें ये दिक्कत आती है कि सर तनाव है या स्प्रिंग बल है, मैं कैसे लगाऊं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आज के वीडियो के बाद तुम्हें स्प्रिंग बल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये हमारी गारंटी है। कैसे सर, अगर मान लो यहां स्प्रिंग के जगह, अगर मान लो यहां स्प्रिंग के जगह मैं धागा लगा दूं, धागा लगा देता, एम लगा देता। अब मैंने कहा ये निकाय साम्य अवस्था में, क्या बोला मैंने, निकाय साम्य अवस्था में समीकरण लिखो। तो आपने बोला सर यहां पे बैठ जाऊं, तनाव कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तनाव कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। mg कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो तनाव बराबर क्या हो गया, mg हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें तनाव स्प्रिंग का क्या रोल है। देखो मैंने क्या बोला, स्प्रिंग व तनाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप तनाव की जगह स्प्रिंग रख दो, स्प्रिंग की जगह तनाव रख दो, एक ही बात है। देखो तनाव कहां लगता है, ऊपर की तरफ। स्प्रिंग बल भी कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तनाव कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। स्प्रिंग बल भी कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि जैसे तनाव बनाते हो वैसे ही स्प्रिंग बल बनाना है, जैसे तनाव बनाते हो वैसे ही स्प्रिंग बल बना देना। देखो तनाव कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो स्प्रिंग बल भी कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि जब भी आपको दिक्कत आए स्प्रिंग पे बल लगाने पर, आप वहां पे धागा जोड़ना और धागा जोड़ के देखना धागे में तनाव किधर जाएगा, उस दिशा में स्प्रिंग की ओर बल जाएगा, उस दिशा में स्प्रिंग की ओर क्या जाएगा, बल जाएगा। धागे में तनाव कहां गया, ध्यान से देखो तो ऊपर, तो स्प्रिंग में बल भी कहां गया, ऊपर की तरफ। कभी घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव बराबर mg। अब आपको पता है इस धागे की जगह हमने क्या लिखा है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग भी बल है, तनाव भी बल है, स्प्रिंग बल भी बल है, तनाव भी बल है। और स्प्रिंग बल कितना होता है, स्प्रिंग बल कितना होता है, आपने बोला सर कि x होता है। ये देखो तो भैया क्या फर्क आया, x इक्वल टू क्या आया सर, mg बट्टा k आया या नहीं आया बताओ। x इक्वल टू mg बट्टा k आया या नहीं आया बताओ। क्या कोई दिक्कत वाली बात आई। तो इसका मतलब तनाव और स्प्रिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको स्प्रिंग में बल लगाने में दिक्कत आ रही है, आप वहां पे धागा बना के देख लो, बाद में उसके जगह स्प्रिंग की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि तनाव भी बल है और स्प्रिंग भी बल है। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई सर एक क्वेश्चन और कराओ हमें। मैंने कहा लो ये भैया, ये लो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक क्वेश्चन और कर लो। आप बोले करवा दो सर, करवा दो करवा दो। अरे भैया हम तो करवाने के लिए बैठे हैं, पर तुम लाइक करो, तुम तो लाइक करो, हम तो करवा देंगे, तुम लाइक तो करो, मजा आ जाएगा, हर चीज क्लियर करेंगे तुम्हारी, क्यों चिंता करते हो। मान लो यहां पे मैंने कहा स्प्रिंग है, मैंने कहा यहां पर एक
मैंने कहा यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लो की है। अब मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 2m कहाँ जाएगा, नीचे, तो m कहाँ जाएगा, ऊपर। स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालो, मतलब स्प्रिंग के अंदर कितना प्रसार हुआ है वो निकालो, स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालो, x का मान निकालो कि स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन हुआ है। अरे सर ये तो बहुत टफ हो गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, क्या सिखाया मैंने क्या सिखाया, अगर दिक्कत हो, अगर आपको दिक्कत हो, देखो ये धागा है, इस धागे से ही ये स्प्रिंग बंधी हुई है, इस धागे से ही स्प्रिंग बंधी हुई है। अगर आपको दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को करने में, मैंने क्या सिखाया था, आप इतना याद करिए, क्या सिखाया था कि स्प्रिंग की जगह क्या लगा दो, धागा। चलो स्प्रिंग की जगह क्या लगा देता हूं, धागा। तो धागा जैसे लगाऊंगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, याद करो, याद करो, स्प्रिंग के जैसे धागा लगाते ही कि कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान देना एक बार। इधर बनेगा 2m, इधर बनेगा m। भारी कौन है सर, भारी तो ये है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। कितना आएगा इस पर, 2mg सर, कितना आएगा, 2mg। इसमें तनाव कितना आएगा, ये धागा समान है तो यहां पर भी क्या आएगा, तनाव T। यहां पर क्या आएगा, mg, ठीक है। तो तनाव बल देखो क्या है यहाँ पे, 2mg माइनस टी बराबर ma। m कितना है, 2m इंटू ई, है या नहीं है, बोलो सर। यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कौन बड़ा सर, टी बड़ा। किससे बड़ा, mg से बड़ा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो इसका क्या लिखा जाएगा, तुरंत ma लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। पक्की बात। यहां से ए का मान बताओ कितना होगा, जोड़ दो समीकरण को, जोड़ दो। ये गया mg बराबर 3ma, तो यहां से ए का मान कितना निकल के आया जरा बताओ मुझे। m से m गया, ए बराबर कितना निकल के आ गया सर, g/3। ए बराबर सर g/3 निकल के आ गया। हमें तो क्या निकालना है, स्प्रिंग का प्रसार। कैसे निकालेंगे सर, देखो मैं एकदम आसान से मैं कह रहा हूं, पहले धागे को तुम डील कर लो। तो यहां से तनाव बल का मान कितना होगा जरा बताओ, तनाव बल का मान कितना होगा। तो तनाव बल कैसे निकालें, T माइनस mg बराबर ma। तनाव बल कैसे निकालें, T माइनस mg बराबर क्या लिख दूं, ma। T माइनस mg बराबर m इंटू g/3, बोलो हाँ या ना। तो T बराबर क्या बन गया, mg प्लस mg/3 बना या नहीं बना। तो T बराबर क्या बन के आ गया, 4mg/3 बना या नहीं बना। सर तनाव बल निकाल लिया, बचा क्या, जरा याद करो क्वेश्चन को, जरा याद करो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या था, धागे की जगह क्या लगी हुई थी, स्प्रिंग ही तो लगी हुई थी। धागे की जगह क्या लगी थी, स्प्रिंग ही तो लगी हुई थी। इसमें तनाव आया तो इसमें भी तो तनाव आएगा, इसमें तनाव आया तो इसमें भी तो तनाव ही आएगा। और ये तनाव बल किसके बराबर होगा, क्या स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा या नहीं होगा। क्या ये तनाव बल स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा तो ये स्प्रिंग फोर्स कितना लिखा जाएगा, 4mg/3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक ही रस्सी में तनाव समान होता है। हमने स्प्रिंग की जगह क्या लगा दिया था, धागा लगा दिया था। अगर इसमें तनाव T आएगा तो इसमें भी तनाव T आएगा, लेकिन स्प्रिंग है तो तनाव का मान किसमें बदल जाएगा, स्प्रिंग बल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, स्प्रिंग बल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग बल आ गया। और स्प्रिंग बल आप जानते हो कितना होता है सर, kx होता है। तो kx बराबर क्या लिखोगे, 4mg/3। तो यहां से x इक्वल टू क्या बन गया, 4mg/3 के, बोलो हाँ या ना। 4mg/3 के। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना, आपको दिक्कत हो, मैंने क्या बोला, धागे की जगह तनाव, स्प्रिंग की जगह क्या लगा लो, स्प्रिंग की जगह क्या लगा लो, धागा लगा लो। जो तनाव धागे में होगा वही बल, वही तनाव बल स्प्रिंग में लगेगा, पर वहां पे स्प्रिंग बल का मान लिखा जाएगा। और स्प्रिंग बल का मान कितना होता है आपको पता है, kx होता है। क्योंकि धागा समान है तो तनाव भी समान होगा, और तनाव समान है तो यहाँ पे स्प्रिंग बल भी तनाव के बराबर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है बोलो, कोई भी तरह की आपको दिक्कत है तो बोलो।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेता हूं, मान लेता हूं, मान लेता हूं, मान लेता हूं, मान लेता हूं सर स्प्रिंग आपने यहां लगा ली और यहां पुली लगा दी और यहां पे मान लो आपने लगा दिया M और यहां पे आपने लगा दिया 3M, लगा दिया। स्प्रिंग का नेता मान लो मैंने बोला, ठीक है सर स्प्रिंग का इलोंगेशन बताओ, स्प्रिंग के अंदर कितना प्रसार हुआ या x का मान, वही x का मान ज्ञात करो। वाह सर कैसे करना है, ये कैसे करना है सर, ये तो काम भारी हो गया। अरे बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीका क्या सिखाया है, तरीका दिमाग में रखना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वादा है मैना, वादा है, तुम देख लो एकदम आसान है। मैंने क्या सिखाया था, इसके जगह क्या बना लो, एक बार धागा बना लो। क्या बना लो, धागा बना लो। देखो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, तरीका वही है। मैं इसके जगह एक बार के लिए मैं इसमें क्या लगा देता हूं, एक बार के लिए धागा बना देता हूं, एक बार के लिए मैं धागा बना देता हूं। ये लो धागा बना दिया सर, ये देखो हमने बनाया M और यहां बना दिया मैंने 3M, एकदम आसान। सर यहाँ पे क्या लगेगा, आपको होता है mg लगता है, तो ये लो 3mg। यहाँ क्या लगेगा सर, तनाव। ये धागा समान है, बताओ मुझे, पुली में ये जो धागा है ये क्या है, समान है, तो इसमें भी तनाव कितना लिखा जाएगा, T। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, mg। अगर ये T है, ये T है, तो T और T दो बल मिला के यहाँ पे क्या बनाएंगे, 2T बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। क्या देखो भाई, सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात समझना। एक जना इसको F से खींच रहा है, एक जना यहाँ पे F खींच रहा है। ये संतुलित अगर रहना चाहता है तो इस पर कितना बल लगाना पड़ेगा, इसको 2F लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो निकाय क्या रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर ये घिरनी, ये जो घिरनी है अपने निकाय संतुलन अवस्था में है, ये घिरनी अपनी संतुलित अवस्था में है, तो इसके ऊपर लगने वाला बल और इसके नीचे लगने वाले बल क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो तनाव T लग रहा था, इस बिंदु पे खड़े होके देखो तनाव T नीचे की तरफ, इस बिंदु पे खड़े होके देखो तनाव T नीचे की तरफ। अगर घिरने के लिए बात करूं तो ये तनाव T नीचे की तरफ, ये तनाव T नीचे की तरफ। अगर संतुलित करना है तो इस पे ऊपर 2T कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अभी ध्यान रखना, यहाँ धागे की जगह एक्चुअल में थी क्या, यहाँ पर स्प्रिंग थी। क्या थी, स्प्रिंग थी। एकदम याद रखना, मुझे स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना है। क्या निकालना है, स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना। कैसे करेंगे, अब सीधी सी बात है, ये बड़ा है तो ये नीचे आएगा सर, और ये छोटा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये बड़ा है, नीचे आ रहा है, तो कौन बड़ा हो गया, 3mg बड़ा हो गया। किससे, तनाव बल से। कितना, 3m इंटू। अच्छा ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कौन बड़ा हो गया, ऊपर जाएगा तो कौन बड़ा हो गया, एक बार बोलो कौन बड़ा हो गया, ऊपर जाएगा तो तनाव बल बड़ा हो गया सर। किससे, mg से। बराबर क्या हो गया, ma हो गया या नहीं हो गया, बताओ। समीकरण 1 और 2 से देखो, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूं तो 3mg माइनस mg कितना हो गया, 2mg इज इक्वल टू 4ma। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया, 2g/4, यानी कि g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये हमने त्वरण निकाल लिया। अगर ये त्वरण है तो मुझे बताओ तनाव बल का मान कितना होगा। किसी भी एक समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में a का मान रखो। मान लो समीकरण 2 के अंदर मैं a का मान रखता हूं, तो t माइनस mg बराबर m इंटू g/2। तो t बराबर क्या निकल के आ जाएगा, mg प्लस mg/2। तो यहाँ पे तनाव बल का मान अगर देखो तो t बराबर कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 2 + 1 कितना आएगा, 3mg/। सर तनाव तो निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या था हमें, सर निकालना था तो स्प्रिंग के अंदर जो प्रसार हुआ x वो निकालो। क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएगा तो क्या स्प्रिंग में कुछ खिंचाव होगा या नहीं होगा, जैसे ये पुली नीचे आएगी तो स्प्रिंग में कुछ खिंचाव होगा या नहीं होगा, होगा सर। अगर स्प्रिंग में कोई खिंचाव होगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, स्प्रिंग बल आएगा, और वो कितना आता है, kx। अब ध्यान से देखो, हमने स्प्रिंग के जगह क्या लग दिया, धागा लटकाया था, तो स्प्रिंग बल किसके बराबर है, अगर ध्यान से देखो तो स्प्रिंग बल किसके बराबर हुआ,
स्प्रिंग बल किसके बराबर हुआ, 2t के बराबर हुआ या नहीं हुआ, इससे तुलना करो। स्प्रिंग बल किसके बराबर हुआ, 2t के बराबर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। क्या स्प्रिंग बल 2t के बराबर हुआ? सर बिल्कुल हुआ। तो स्प्रिंग बल होता कितना है सर, kx होता है। सर 2t, t तनाव कितना है 3mg/2, कितना है सर 3mg/2, 3mg/2, 2 से 2 सर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट सर। तो यहां से अगर मैं पूछूं x इक्वल टू क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 3mg/k, x इक्वल टू 3mg/k। इसका मतलब जब ये निकाय लटकाया गया था तो स्प्रिंग के अंदर प्रसार कितना हुआ 3mg/k, 3mg/k। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या इस तरीके से आप स्प्रिंग से संबंधित समस्याएं कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या समस्याएं आई। और उम्मीद करता हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। आपके कोई भी डाउट्स है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बात रही नोट्स की, हमारे आरबीएससी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको सारे नोट्स जल्दी ही मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास, आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं।